दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, निरंतर लिख रहे हैं। इनका एक उपन्यास अभी पिछले साल आया था, एक कहानी संग्रह इनका आया है। उसके बाद इन्होंने संस्मरणों की किताबें लिखी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में 3 खंडों की किताबें लिखी हैं। पहला खंड है कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, दूसरा है पल पल ये पल, और तीसरा है दुनिया रंग बिरंगी। इसके अलावा द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उनको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वर्कशॉप आयोजित करते हैं। और मेरा मानना यह है कि द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी का जीवन स्वयं में ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी से ये गुजारिश करूंगा कि वे हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को अपने बारे में बताएं, अपने संस्मरणों को साझा करें, ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत जी। है। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। करीब आधे घंटे लेट से कार्यक्रम शुरू हुआ, कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मूल रूप से मैं बहुत छोटा सा लेखक हूँ, कोई खास बात नहीं है। मैं मूल रूप से व्यापारी हूँ और एक व्यापारी लेखन के क्षेत्र में घुस गया है, समझ लीजिए। तो मेरी लेखन की शुरुआत आत्मकथा से हुई, जबकि आत्मकथा लोग अपने आखिरी में लिखते हैं, मैंने शुरुआत उसी से की। और उसके बाद फिर एक यात्रा संस्मरण आया मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। उसमें देश विदेश की यात्राओं के विवरण हैं। उसके बाद एक कथा संग्रह आया, याद किया दिल ने, जिसमें कुछ शब्द चित्र हैं। उसके बाद फिर उपन्यास आया, उसका नाम मध्यम मध्यम है। उसके बाद एक लेख संग्रह आया, उसका नाम ये जीवन है। कुल मिलाकर 7 किताबों का लेखन हुआ है और एक कहानी संग्रह है लंबा, इस तालाबंदी में तैयार हो गया है। अब इस साल वो भी आ जाएगा। आप जो है जो कहानी संग्रह आपका जो नया आ रहा है, इसका क्या नाम रखेंगे आप? अभी तय नहीं किया है। आपका जो आपकी जो आत्मकथा के 3 खंड हैं, उनका नाम है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पल पल ये पल, दुनिया रंग बिरंगी। आपने शुरू में ही आत्मकथा लिखने का फैसला क्यों किया? दरअसल मेरे हाथ में हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड आए 2005 में, और मैंने उनको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए। समस्या ये थी कि आत्मकथा वो लोग लिखते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका नाम होता है, राजनीति में होते हैं, साहित्य में होते हैं, फिल्मों में होते हैं। मेरी कथा कौन पढ़ेगा?
पर मेरे समझ में आया कि एक सामान्य व्यक्ति की भी कहानी होती है और उस सामान्य व्यक्ति की कहानी में भी रोचकता हो सकती है, गंभीर तथ्य हो सकते हैं। तो फिर मैंने आत्मकथा लिखना शुरू किया। उस आत्मकथा को पूरा करने में मुझे 10 साल लगे। मतलब 10 साल में आपने अपनी आत्मकथा पूरी की। ये बताइए कि आत्मकथा लिखना तो एक जोखिम का काम होता है और बहुत सारे सच जो हैं वो प्रकट नहीं किए जाते, बहुत सारे सच बचाए जाते हैं, बहुत सारे सच को छुपाया जाता है या बहुत सारे सच को विकृत किया जाता है। आपकी आत्मकथा में भी ऐसा ही कुछ है? मैंने जितना भी लिखा है सच लिखा है। मेरी आत्मकथा के तीनों खंडों में जितनी बातें हैं वो सच है, पर जो लिखा है वही सच है। तो लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो आत्मकथा को लेकर के जब आपने सब कुछ सच सच लिखा है तो बहुत सारे लोगों को तो इससे बहुत सारी शिकायतें भी हुई होंगी। हुई हैं। कई लोगों का ये कहना है कि आपने बहुत सारी बातें घुमा कर लिखी है, संक्षेप में लिखी है, छुपाते हुए लिखी है। तो ऐसा करना मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी कि मैं उन बातों को नहीं लिख सकता जिससे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप लगता हो। तो उस आक्षेप को बचाने के लिए मैंने संकेतों में बातें की। समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वालों के का मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, आप जो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या मोटिवेशनल जो वर्कशॉप वगैरह करते हैं, इसका ख्याल आपके दिमाग में कहां से आया? है जेसीस, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, मैं उसका सदस्य बना। तो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे। तो कुछ प्रोग्राम मैंने अटेंड किए तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। तो मैं ट्रेनर बना। तो मैं सबसे पहले नेशनल ट्रेनर बना, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर बना और उसके बाद मैंने आधे भारत में मैंने यात्रा की है। करीब करीब मैंने 30 साल में 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, इससे कम नहीं। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिहेवियरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सभी चीजें कवर हो गई। हेल्थ मैनेजमेंट, कई 100 विषयों में मेरी तैयारी थी जिस विषय पर मैं बोल रहा था। ये जो आप जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या मोटिवेशनल ये वर्कशॉप वगैरह करते हैं, इनमें किस तरह के लोग आते हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं? मैंने अंगूठा छाप मजदूरों से लेकर एग्जीक्यूटिव्स तक को ट्रेनिंग दी है। एग्जीक्यूटिव्स को मैंने कोल इंडिया में ट्रेनिंग दी है, रेलवेज में ट्रेनिंग दी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ट्रेनिंग दी है, सीमेंट फैक्ट्रीज में ट्रेनिंग दी है और अंगूठा छाप मजदूरों को मैंने एनटीपीसी में बहुत ट्रेनिंग दी है। तो सभी किस्म के लोग, मीडियम भी, लोअर भी, अपर भी, सभी प्रकार के लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या ये उनमें आई कि जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो दोष बड़े लोगों को देते हैं कि जो उच्चाधिकारी हैं वो गड़बड़ है, और उच्चाधिकारी से जब बात करो तो वो बोलते हैं नीचे वाले गड़बड़ है। तो दोनों एक दूसरे को गड़बड़ समझ में आते हैं और दोनों अपनी गड़बड़ी नहीं समझते। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो वर्कशॉप आप करते हैं ये अलग अलग करते हैं कि दोनों को कंबाइंड बैठा के करते हैं? ग्रुप कंपनी तय करती है। अच्छा। जिस कंपनी में हम जाते हैं वो कंपनी हमको ग्रुप देती है, तो वो एक ही ग्रुप देती है, या तो लोअर ग्रेड का देगी या ऊपर का देगी। आपका जैसे आपका अनुभव क्या है? जैसे कारपोरेट्स हैं या जो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लोग हैं, एक तो ये जैसे आपने बताया कि वो नीचे वालों से परेशान रहते हैं कि मेहनत नहीं करते, प्रोडक्शन में नहीं, मतलब हेल्प इनकी वजह से रुका पड़ता है और जो समस्याएं हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। ये जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग जो बैठे होते हैं आमतौर पर, इनके अंदर भी तो बहुत सारा तनाव, बहुत सारा मतलब
पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव और आगे बढ़ने की आपाधापी का तनाव, ये सब भी तो इससे गुजरते होंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस आपके सामने आते होंगे। देखिए, मेरे ख्याल से तनाव नाम की कोई चीज नहीं होती। तनाव हमारी मानसिक बीमारी है। काम करना है तो करना है, अच्छे से करना है। और अगर हम तनाव में रहकर काम करते हैं या काम को तनाव मानते हैं तो फिर हम काम को अच्छे से कर नहीं सकते। परंतु जो बात आपने कही वो सच है कि हर एक वर्ग के लोग तनाव से होकर गुजर रहे हैं। तनाव उन्हें इस बात का है, मुख्य रूप से वो काम करना नहीं चाहते, उसके तरीके खोजते हैं। चाहे वो बड़े स्तर के लोग हों, चाहे छोटे स्तर के लोग, वो काम नहीं करना चाहते। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक समझता नहीं है और काम नहीं करना चाहता। काम से बचने के रास्ते खोजते हैं। वो जो काम की अधिक, क्योंकि वो काम से बचने के रास्ते खोजते हैं, इस कारण उनको काम अधिक लगता है, अप्रिय लगता है, इस कारण वो तनाव में आ जाते हैं। काम को प्रेम से करें तो कोई तनाव की बात नहीं है, और काम को प्रेम से करना तो मनुष्य की सोच के ऊपर है। मुझे जो मिला है मैं उसको खुशी से कर रहा हूँ, ये बात अगर होगी तो तनाव नहीं होगा, अन्यथा तनाव तो आना ही है। अभी इसी पर एक बात मुझे याद आ गई। अभी आपने खबरों में सुना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक युवा कलाकार ने आत्महत्या कर लिया। वो उसके पीछे लोग कारण ये बता रहे हैं कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार था। एक सवाल ये उठता है कि इतने सफल जीवन के बाद भी डिप्रेशन के शिकार जनरली लोग क्यों हो जाते हैं? देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। कुछ लोग व्यवहारिक होते हैं और कुछ लोग संवेदन वाले होते हैं। तो जो संवेदन वाला व्यक्ति होता है वो छोटी-छोटी घटनाओं को भी बड़े विकराल रूप में लेता है, वृहद रूप में लेता है। व्यवहारिक आदमी यूँ ऐसा झाड़ता है किनारे, चलो हो गया, खत्म करो। तो ये जो सेंटिमेंटल होना है, ये अवसाद का कारण है। जो जितना ज़्यादा सेंटिमेंटल होगा, उतना ज़्यादा अवसाद में जाएगा। जो कलाकार की जिसकी बात हो रही है आत्महत्या किया, ऐसी आत्महत्याएँ बहुत हो चुकी हैं, गुरुदत्त ने की है। तो कुछ न कुछ परेशानियाँ उनकी है, परेशानियों को बोझ बना लिया जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मैंने अपने जीवन में 25-30 साल तक बहुत परेशानियों को झेला है, बहुत परेशानियों को झेला है। मैं आपसे बता नहीं सकता कि मैंने कितनी परेशानियों को झेला है, लेकिन कभी मैं अवसादग्रस्त नहीं हुआ। हमेशा उस परेशानी को मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, उससे भिड़ा, उससे लड़ा। मुझे 3 बार कैंसर हुआ है गाल का, 3 बार गाल का कैंसर हुआ और मैं ज़रा भी तनाव में नहीं था, ज़रा भी नहीं। हुआ है, अच्छी बात है, कोई अड़चन नहीं है। उसको भी मैं हँसी मज़ाक में लेता था। मैं बोलता था कि कैंसर जैसा रोग मेरे को हुआ, देखो मज़ा आ गया। सर्जरी करना है तुरंत करो, अभी करो। जब सर्जरी के लिए मुझे ले जा रहे थे, तो मैंने भगवान को याद नहीं किया। पहली सर्जरी जब हुई, तो नर्स आई एक पेपर में दस्तखत कराने के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, लो आज तो तुम्हारा दस्तखत चलेगा, मेरा दस्तखत नहीं चलेगा। तो वो भी हँसते हुए उसने दस्तखत कर दिए। नर्स हम दोनों का मुँह देख रही थी कि जिस आदमी की कैंसर की सर्जरी होने जा रही है, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं। उसके लिए आश्चर्य की बात थी। तो अपन ने सहज भाव से लिया। कैंसर जैसी बीमारी को भी मैंने सहज भाव से लिया। तो अवसाद को आप अपने सिर में चढ़ने देंगे तो अवसाद है, और अवसाद को रोज किनारे हटाते रहिए तो कुछ नहीं है। जीवन है तो कष्ट होगा, कष्ट है, परेशानियां होंगी, कुछ इच्छा, जो हमारी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, सब चलता है, जीवन है। जब तक जीवन है तब तक ये सब चलेगा, और हंसी खुशी से इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे सुख हम खुश होकर स्वीकार करते हैं, वैसे दुखों और तकलीफों को भी खुश होकर स्वीकार करना चाहिए। जी। आपने कहा कि व्यवहारिक लोगों को अवसाद नहीं होता है, व्यवहारिक लोग तनाव में नहीं होते हैं, व्यवहारिक लोग जो है वो गहरी नींद सोते हैं।
है ना, स्वस्थ रहते हैं, और वो दुनिया में कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो उसका सलूशन खोजते हैं। मतलब उसको, समस्या को समस्या लेके नहीं चलते हैं। आप एक बात बताइए कि इसके लिए जैसे व्यवहारिक होना कई बार एक दुर्गुण माना जाता है समाज में, कि ये आदमी तो बड़ा प्रैक्टिकल है, ये किसी से अटैच नहीं होता, ये किसी से बहुत घनिष्ठता नहीं रखता, किसी चीज में बहुत इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक सवाल है कि आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए, तो बात सही है, क्या अपनी संवेदना को भी उसे मतलब बांध के रखना चाहिए? दोनों जरूरी है। बुद्ध का जो सिद्धांत है कि तारों को इतना मत ढीला करो कि वो बजे नहीं, और इतना मत तानो कि वो टूट जाए। हम मनुष्य हैं तो संवेदना हमें स्वाभाविक है, वो है, पर प्रैक्टिकल हमको होना पड़ता है। संवेदनशीलता हमारी स्वाभाविक गुण है, प्रैक्टिकल हमको होना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने हमें अपशब्द कहे, बहुत बुरा लगा, ऐसा गुस्सा आया कि उसको खींच के मार दूं, परंतु क्या मारना उचित है, ये सोचना चाहिए। अगर अनुचित है तो नहीं मारना चाहिए। तो अगर मैंने वापसी नहीं मारा मतलब मैं व्यवहारिक हूँ, उसके गाली देने से मुझे गुस्सा आया मतलब मैं सेंटिमेंटल हूँ। तो दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए, और दोनों जरूरी है। एक घटना मैं मतलब आपने कहीं जिक्र किया हुआ इसका, कि आपके बच्चे के साथ किसी बच्चे की लड़ाई हो गई, उसने आपके बच्चे को शायद मार दिया, तो बच्चे ने जब आपको बताया तो आमतौर पे तो जो पेरेंट्स होते हैं वो तो लठ लेके पड़ जाते हैं, लेकिन आप गए उस लड़के के घर और आपने बड़े माफ कीजिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं, डिप्लोमेटिकली आपने उस बच्चे के सामने ही एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि वो शायद पूरी, जब तक आपका बच्चा उसके साथ रहा तब तक वो बच्चे की देखरेख में लगा रहा। तो इसी को व्यवहार, जी हाँ, यही व्यवहार है, यही डिप्लोमेसी जो है, ये पूरे जीवन भर काम आती है। हम अपनी पत्नी के साथ डिप्लोमेसी करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं, परिवार के साथ करते हैं, दोस्त के साथ करते हैं। किसके साथ हम डिप्लोमेसी नहीं करते? सबके साथ डिप्लोमेसी करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत का रुख दूसरी तरफ करते हैं। ये मैं देखता हूं अक्सर, फिल्मों के बारे में आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और मैं ये भी देखता हूं कि जितनी उस जमाने की हीरोइनें थीं सबसे आपको क्रश था। किसी हीरो की तारीफ करते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। इस पर नहीं, थोड़ा बोलिए। मैं हीरो कपूर को बहुत पसंद करता हूँ। वो मेरे आदर्श हीरो हैं। और राज कपूर को पसंद करने की वजह जो है, राज कपूर नहीं है, राज कपूर के द्वारा की गई फिल्में हैं। उन फिल्मों के माध्यम से मैंने बहुत सीखा, और मैं राज कपूर जैसा बनने की कोशिश किया। राज कपूर की फिल्म अनाड़ी देखा, श्री 420 देखा, आवारा देखा, जिस देश में गंगा बहती है देखा, संगम देखा, बॉबी देखा। तो राज कपूर जो हैं, या राज कपूर जो थे, वैसा बनने की इच्छा मेरे मन में हमेशा थी, और वो मेरे गाइड भी रहे। उनके रोल मेरे गाइडेंस में रहे, मेरे गाइड रहे। राज कपूर को तो मैं जानता नहीं, राज कपूर को मैं मिला नहीं। मैंने राज कपूर के राजू को देखा है, जागते रहो का राजू, प्यासा। तो मेरे पर उनका बहुत असर था। फिल्मों का असर मेरे ऊपर इतना अधिक है कि मेरी सारी किताबों के नाम फिल्मी गानों पर हैं। सारी किताबें, अगली जो आएगी उसमें भी फिल्मी गाने पे होगी। मेरा पूरा व्यक्तित्व जो कुछ है, उसमें 25% मेरे परिवार और समाज का हाथ है, 25% ओशो का हाथ है, और 50% फिल्मों का हाथ है। बात सच तो माधुरी भाभी का कितना प्रतिशत है? है। वो 100% है।
वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सहधर्मिणी है, मेरा साथ देती हैं। उनके साथ की वजह से ही मैं इतना लिख पाया, इतना आगे बढ़ पाया। वो साथ नहीं देती तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाता। ट्रेनिंग के लिए मुझे पूरे भारत में जाना पड़ता था। आधे भारत को मैंने कवर किया। कितने कितने दिन में बाहर रहता था। उन्होंने कभी ऐतराज नहीं किया, मेरे लेखन पे कभी ऐतराज नहीं किया। मैंने आत्मकथा में उनके बारे में जो जो लिखा, कभी ऐतराज उन्होंने नहीं किया कि तुमने ऐसा क्यों लिखा। तो उनका तो पूरा सपोर्ट है मेरे को। आप उनसे डरते हैं? न वो मुझसे डरती, ना मैं उनसे डरता। हम दोनों के बीच में डर वाली बात नहीं है, प्यार है। ये एक बात बताइए कि बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है। आपने माधुरी भाभी से प्रेम विवाह किया था कि आपका अरेंज्ड मैरिज था? विवाह मेरे परिवार के लोगों ने किया। मैं जिससे प्रेम करता था उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया, तो जिससे मेरा विवाह हुआ मैं उससे प्रेम करने लग गया। ये बताइए कि अभी एक हमारे मित्र हैं कैलाश मनहत जी, और उन्होंने कहा कि आपके बचपन के संस्मरण बड़े रोचक और प्रेरक हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में उसी पर आपके संस्मरण ही सुनेंगे। और मेन मकसद तो साहित्य तो एक मतलब एक माध्यम था आपसे मुलाकात बात करने का, लेकिन हम आपके संस्मरण के मुरीद हैं और आपसे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो उसके लिए ही हमने ये प्रोग्राम रखा है। तो एक सवाल थोड़ा और व्यक्तिगत है, इसको मतलब व्यक्तिगत ही मैं कहूंगा। मैंने सुना है कि आपके एक पुत्र ने संन्यास लिया हुआ है। और उन्होंने संन्यास ले लिया है 16-17 साल पहले। तो जब वो संन्यास लेने का फैसला कर रहे थे तो आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? आपने उन्हें समझाने बुझाने और समाज में रहने के लिए, समाज में रहकर समाज में जीने के लिए और समाज में रहकर काम करने के लिए आपने उनसे बात की? देखिए, समाज की चिंता तो हमने कभी की नहीं। अपनी चिंता जरूर थी और बच्चे की चिंता थी। जब उसने संन्यास लेने का निर्णय लिया तो जिनके पास वो जा रहा था उनका हमने नाम भी नहीं सुना था उस समय। सदगुरु जग्गी वासुदेव, आज तो वो पूरे भारत में फेमस है। उस समय उनका नाम कोई नहीं जानता था, केवल तमिलनाडु में थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उस रास्ते पे चला गया। लेकिन जब समझ में आया कि गुरु जब मिलता है शिष्य शिष्य को, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और वो शिष्य को गुरु मिल गए और वो चले गए। हमने खुशी खुशी उनको विदा किया, खुशी खुशी विदा किया, लेकिन हमारी आंखों में आंसू थे। हमारा इकलौता बेटा, पढ़ा लिखा बेटा, इंजीनियर बेटा चला गया। हमने सपने देखे थे, बहू आएगी, बच्चे होंगे, सब टूट गए। तो बड़ा दुख हुआ, परंतु ठीक है, उसका निर्णय है। हम पति पत्नी ने तय किया था जब वो छोटा था तभी कि हम कभी उसकी इच्छा पे बाधा नहीं डालेंगे। जो उसकी इच्छा वो हमारी इच्छा। उसकी इच्छा संन्यास लेने की थी, चला गया, कोई बात नहीं। तो हमने उसका तिलक किया और उसको रुपए दिए, उसको मिठाई खिलाई, उसको ट्रेन तक छोड़ने गए और उससे कहा कि बेटा जिस काम को करने जा रहे हो उस काम को पूरे मनोयोग से करना, दिल लगा कर करना, और हमारी कोई जरूरत हो तो हमको बचाना। इस 17 साल में उसने हमें कभी किसी जरूरत के लिए फोन नहीं किया, कभी कभी नहीं, एक पैसे के लिए। वो अब वो सदगुरु जग्गी वासुदेव के काफी निकट भी हो गए हैं। अभी सदगुरु जग्गी वासुदेव की जितने हिंदी अनुवाद में यूट्यूब में आ रहे हैं, सारे अनुवाद उनके किए हुए हैं, डबिंग उनकी की हुई है। तो हिंदी का काम उन्होंने संभाला है पूरा। अब हम आपसे आपके संस्मरण सुनना चाहेंगे और बचपन से कुछ कहानियां आपकी, मतलब बचपन आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई और
ताकि हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को प्रेरणा मिल सके? बचपन तो बहुत दुखद था, बहुत कष्ट था। 3-3 तानाशाह मेरे को हैंडल करते थे। मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे पिताजी थे, मेरे बड़े भाई साहब थे। ये तीनों तानाशाह मिलके मेरे को सब तरफ से दबाते थे और मैं दबता था। तो बचपने का कोई किस्सा प्रेरक अच्छा है नहीं जो आपको सुनाऊं मैं आपको किशोरावस्था का एक किस्सा सुनाता हूँ। 1972-73 की बात है। जेसी, जिसका मैंने नाम दिया अभी, जूनियर टिम्बर इंटरनेशनल, इसका दौरा हुआ था। तो हम लोग गोवा गए थे। तो गोवा में हम लोगों को घरों में ठहराया गया था ताकि हम उनकी संस्कृति, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन, खान पीन को देख सकें। तो मेरा नंबर वहां पे एक यूरिक नरोना करके एक यंग बॉय था, उसके घर में मेरा स्टे हुआ। उसके पिताजी वहां के इंटरटेनमेंट, टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज के कमिश्नर थे। बहुत बड़े आदमी थे। उनका बंगला था पुर्तगाली स्टाइल का। तो हम लोग वहां पे, मैं वहां गया तो दोपहर को करीब पहुंचे थे, चाय वाय का दौर चला। शाम को उनकी बेटी मारिया नाम था, वो एक बोतल शराब लेकर आई, वाइन लेकर आई और कांच के गिलास में उसने ढालना शुरू किया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पीता, मैं नहीं लेता। बोले आप शराब नहीं पीते, गजब करते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने आज तक चखी ही नहीं। तो उनके पापा खड़े हुए, उन्होंने मेरी बाह पकड़ी, मुझे उठाया और उसी ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा फ्रिज था, वहां लेके गए और दरवाजे को खोला और बोले देखो, इसमें एक सेट पुरानी शराब है, तुम पसंद करो, आज तुम जो बोलोगे उससे आज की शाम मनाएंगे। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं नहीं पी सकता। तो उनका चेहरा सिकुड़ गया। यूरिक की माँ बोली आप हमारा अपमान कर रहे हैं भाई साहब, हमारे यहाँ तो शराब पीना जरूरी। तो यू उसकी लड़की मारिया को कुछ समझ में आया, तो उसने क्या किया, एक बोतल बियर खोली और उसको एक गिलास में डाला और बोली ये शराब नहीं है, इसे पी लो। ये तो अब मैंने उन लोगों का चेहरा देखा और चुपचाप डॉक्टर की लाल दवा समझ के मैंने वो पी ली। उसके बाद शाम को एक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग वहां के एक सबसे मशहूर क्लब, नेशनल क्लब में गए। वो केवल अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए था और वहां बाहर लोगों की एंट्री नहीं थी। शनिवार की शाम थी। पूरे वातावरण में बाल डांस चल रहा था, सिगरेट की धुएं की महक, शराब की महक और बड़ा बेचैन कर देने वाला माहौल था। मैं चुपचाप एक कोने में बैठे दिख रहा था। मारिया भी डांस कर रही थी, यूरिक की बहन। अचानक डांस करते करते उसका ध्यान मेरी ओर आया और मेरे पास आई, बोली आइए डांस करते हैं। मैं घबराया, मुझे डांस करना आता नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं तो डांस जानता नहीं, कैसे करूंगा। नहीं नहीं, आओ ना, मैं सिखाती हूँ। उसके बाद उसने मेरे को उसके अपने हाथ में हाथ डाला, उसने मेरी कमर में हाथ डाला, मेरा हाथ अपनी कमर में डाला। उसके बाद उसने स्टेप समझाए। थोड़ी देर में मेरे को नाचना आ गया और हम लोग नाचने लग गए। अचानक वो इतने करीब हो गई, इतने करीब हो गई कि किसी स्त्री के शरीर का सुख पाने का मेरा वो पहला अनुभव था। मैं एकदम चौंक गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सितारों की छटा चारों तरफ बिखर गई है, चांदनी रात है, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं सपना देख रहा हूं। तो मैंने ऐसा आंख से हिला कर देखा और मैंने देखा नहीं नहीं द्वारिका, तुम सच में ये सब देख रहे हो। तो ये बड़ा अपूर्व अनुभव था मेरे लिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप ने अपने को उस स्थिति में भी कंट्रोल किया, ये मैं मान के चल रहा हूं। ऐसा ही कुछ संस्मरण सुनाइए जो लोगों को लगे। वो जब छोटी थी, 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो ये जो जिन घरों में लड़कियां बड़ी हो रही हैं, उन घरों में बड़ी समस्या होती है लड़कियों को बड़ा करने की। बहुत समस्या होती है। लफंगे लोग फोन करते हैं,
रास्ते में छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, तानाकसी करते हैं, और हर समय डर बना रहता है कि लड़की का क्या होगा। लड़की को घर में ताले में बंद कर लोगे तो फिर लड़की पढ़ेगी कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी। आजकल तो पढ़ाना इसलिए भी मजबूरी हो गई है कि शादी के बाद सास ससुर बोल देते हैं हमको बहू पसंद नहीं, वापस हम अपने लड़के की दूसरी शादी करेंगे। मेरे घर में ऐसा हो चुका है। एक मेरे परिवार में हुआ कि शादी हुई, लड़के ने सुहाग रात के बाद बीवी को वापस कर दिया। बोले क्यों? बोले ये कि मैंने अपने पिताजी की मर्जी से शादी की थी, अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, तुम वापस जाओ मेरे पिताजी के साथ रहो। तो ऐसी स्थिति में लड़की को पढ़ा लिखा कर उसे तैयार करना बहुत जरूरी है कि कल के दिन शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो वो संभल रहेगी, और शादी के बाद में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छे से जी सके। तो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो कोई एक लड़का प्रेम में पड़ गया उसके, और उसको कार्ड भेजने लग गया। उस समय ग्रीटिंग कार्ड का बहुत रिवाज था, तो हर हफ्ते कोई ना कोई उसके नाम से ग्रीटिंग कार्ड आ जाए, भेजने वाले का नाम नहीं लिखा रहता था। ये किस्सा करीब 4-6 महीने चला। उसके बाद उसने फोटो भेजना शुरू कर दिया। तो मैंने संगीता से पूछा कोई लड़का तुमको फोटो खींचते दिखा क्या? बोले नहीं। मैंने कोई लड़का तुमको तंग करता है? बोले नहीं। कोई लड़का तुमको छेड़ता है? नहीं। तो मैंने कहा कौन कर रहा है? बोले क्या पता कौन कर रहा है। एक दिन की बात है, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा प्रिंसिपल मैडम बहुत नाराज दिख रही हैं, उन्होंने आपको बुलाया, कोई बात गड़बड़ है। मैंने कहा ठीक है। सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती थी संगीता, वहां की प्रिंसिपल थी सिस्टर ग्रेस, बड़ी ग्रेसफुल लेडी थी। उनका नाम जैसा ग्रेस था वैसी ग्रेसफुल लेडी थी। मैं उनके पास पहुंचा तो गुस्से में उन्होंने ड्रॉर से ढेर सारे कार्ड निकाले और मेरी तरफ फेंका। बोले देखो अपनी लड़की की करतूत आप। मैंने कार्ड को देखा एक एक करके सबको। मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरी लड़की क्या गलती? बोले क्यों, आपकी लड़की के नाम से कार्ड आ रहा है? मैंने कहा कोई उसको लिख रहा है, मेरी लड़की ने लिखा क्या? मेरी लड़की लिखे तो गलती है, कोई उसको लिख रहा है। मैंने कहा ऐसे कार्ड साल भर से मेरे घर में आ रहे हैं और मैं खुद परेशान हूँ, समझ नहीं आता। बोले आपके घर में भी आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कौन कर रहा है ये? मैंने कहा बिल्कुल अंदाज नहीं लग रहा है। उसने आमने सामने कभी संगीता को के सामने कोई भी दुर्व्यवहार या आमने सामने नहीं आया, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा बोले मान लो मिल जाएगा आपको, मान लो आप उसको ट्रेस कर लोगे तो आप क्या करोगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है। बोले क्या? मैंने कहा मैं उसकी मम्मी को प्रेम पत्र लिखना शुरू कर दूंगा। तो सिस्टर ग्रेस ठहाका मार के हंसी, इतनी सीरियस महिला इतना ठहाका मार के हंसी कि मत पूछिए, और मुझसे पूछी अरे आप उसकी मम्मी को लव लेटर लिखोगे? तो मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा मैडम जब तक ऐसा लव लेटर उसकी मम्मी के पास नहीं जाएगा, उसके घर में नहीं जाएगा, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि किसी के घर में इस प्रकार के लेटर आते हैं तो कितना संकट, कितनी परेशानी, कितना दुख होता है। सिस्टर गेस एकदम सीरियस हो गई और मेरे से बोली अग्रवाल साहब आप चाय पी के जाइएगा, और उसके बाद उन्होंने मुझे चाय पिला के बोला कि ऐसी घटनाएं हैं बहुत सारी। एक दो और सुनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी टाइम भी हमारे पास है तो अब एक दो और सुनाइए। एक मित्र हैं विवेक जोगलेकर, उनकी पत्नी शुभदा जोगलेकर। हम लोग उनके घर गए रात को, तो शुभदा जोगलेकर उस समय गर्भवती थी। तो मैंने देखा, मैंने बधाई दी दोनों को, भाई तुम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं, पहले बच्चा होने वाला था उनका। तो बधाई के आदान प्रदान के बाद मैंने कहा विवेक एक काम करते हो, तुम शुभदा को कुछ मीठा खिलाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा कुछ चाट वोट खिलाते हो, क्योंकि इस स्टेज में महिलाओं को खटाई अच्छी लगती है? बोले हाँ खिलाता हूँ। मैंने कहा कि बाहर ले जाते हो ना? हाँ। तो मैंने कहा जब भी मिठाई खिलाया करो या चाट खिलाया करो तो एक डायरी रखो और उसमें इनसे एक्नॉलेजमेंट लिया करो कि आज की तारीख में मैंने ये खाया। बोले इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा 20 साल बाद ये बोलेगी कि तुमने मुझे कुछ नहीं खिलाया, तब तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं होगा।
तो श्रीमती जी, माधुरी जी एकदम बिगड़ गई मेरे ऊपर, बोले हम झूठ बोलते हैं क्या? तो ऐसा औरतों का स्वभाव होता है, पति का किया उनको याद नहीं रहता, और जो नहीं किया है उसको बोलती रहती है। नहीं, ये आपने बढ़िया बताया कि हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों ने डायरी शुरू में रखी नहीं असल में। और जो आज सुन रहे हैं उसके पीछे कारण ये, डायरी रखे होते तो दिखा देते। एक आध और सुनाइए, 2 और सुना दीजिए, अभी टाइम है। मेरी शादी हुई, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। हमारे जमाने में 20-21 साल में लड़कों की शादी हो जाया करती थी। 20-21 साल में लड़कों की शादी अगर नहीं हुई तो लोग आउट ऑफ एक्सपायरी डेट वाली दवा की तरह बेकार हो जाते थे। अब मेरे पिताजी इतने कड़क थे, इतने दमदार आदमी थे, उनकी इतनी ख्याति थी कि कोई अपनी लड़की उनको बहू के रूप में देने के लिए तैयार ही नहीं था। लोग डर जाते थे। दूसरा, वो बड़े आदमी थे तो खर्चा लंबा चौड़ा था कि शादी में बहुत खर्चा लगेगा, इसके कारण भाग जाते थे। यहाँ हालत यह आ गई कि हमारे यहाँ ये हो गया, किसी गरीब घर की लड़की ले आओ, पर लड़की ले आओ, शादी में कुछ खर्चा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। यह नौबत आ गई। एनीवे, इस बीच एक समर्थ परिवार की का प्रस्ताव आया और माधुरी जी उनकी लड़की थी और हमारी शादी तय हो गई। शादी हो गई। शादी के बाद करीब 21 दिन वो हमारे साथ रही और उसके बाद वो मायके चली गई। इस बीच हमारी शादी 8 मई को हुई थी और वो 29 मई को गई थी जबलपुर। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त ने 2.5-3 महीना बीत गया। उसके बाद राखी आई। राखी के बाद मुझे अवसर मिला कि मैं उनको लेने के लिए जाऊं, क्योंकि उस जमाने में मुहूर्त वगैरह, पंचांग वगैरह देखकर बहू की विदा गए होती थी। तो मुहूर्त देखकर मेरे को पिताजी ने कहा कि जाओ तुम जबलपुर लेके आओ बहू को। तो उस जमाने में इंदौर एक्सप्रेस चला करती थी बिलासपुर से जबलपुर के लिए, सुबह चलती थी, रात को पहुंच जाते थे जबलपुर। तो रात को जबलपुर पहुंचे और खाए पिए सो गए। दूसरे दिन सुबह नाश्ते का समय हुआ तो मैं नहा धोकर डाइनिंग टेबल पे आया तो एक लड़की, उन्होंने मुझे नाश्ता परोसा और चाय भी दी और किनारे खड़ी हो गई। तो मैंने चाय पीकर उससे मुड़ के पूछा, माधुरी कहाँ है? तो वो माधुरी ही थी, वो माथा पीट के चली गई। इन्हें 2.5-3 महीने में उनका चेहरा भूल गया। मैंने उन्हीं से पूछा, माधुरी जी कहाँ है? को चेहरा तो बिल्कुल याद नहीं रहता किसी का। किसी से 1-2 बार मिलूंगा, 3 बार भी मिलूंगा, चेहरा भूल जाऊंगा। मुझसे पूछूंगा, आपको देखा है, कहाँ देखा है, कैसा है? तो मैं अपनी पत्नी को भूल गया, तो अब भुलक्कड़ तो हूँ, क्या करूं। मैंने देखा है आप कभी कभी कविताएं भी लिखते हैं। ये 1 साल पहले मैंने कविता लिखना शुरू किया था, कुछ कविताएं लिखी, सुनेंगे कोई? सुनाइए। मुझे मालूम नहीं था कि आप कविता का जिक्र करेंगे, लेकिन खोल के रखता। तब तक कुछ और पूछिए। आप अभी भी जैसे आप मिठाई की आपका की दुकान है आपकी शायद, है ना? तो अभी भी आप मिठाई की दुकान पर रेगुलर जाते रहते हैं? मेरे छोटे भाई अब वहां बैठते हैं, अब मैं नहीं बैठता। आगे की क्या आपकी योजना है? अभी तो कहानी संग्रह आपका एक आ जाएगा और मुझे लगता है कि आपकी आत्मकथा का एक खंड और आना चाहिए। आत्मकथा लिखने का मन नहीं। आत्मकथा लिखना बहुत तकलीफदेह काम है। अपने आप को सजा देना है, अपने आप को प्रताड़ित करना है। पुरानी यादों को याद करना मजाक नहीं, बहुत कठिन काम है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि आत्मकथा मैंने नहीं लिखी, किसी ने मुझसे लिखवाई। कोई मेरे कान में बोल रहा था और मैं लिख रहा था। आज मैं खुद अपनी आत्मकथा पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, ये मैंने लिखा है। फिल्मों के शौकीन रहे हैं आप, तो फिल्में अभी भी देखते हैं? देखता हूँ, अब फिल्में देखने में मजा नहीं आता। कोई कोई अच्छी फिल्म आती है, जैसे बहुत चर्चा होती है, बहुत नाम होता है, तो उस फिल्म को देखने जाता हूँ और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखता हूँ, उसकी समीक्षा जरूर लिखता हूँ फेसबुक में। तो कविता जो है वो
सुनाइए। तब मैं बच्चे से बड़ा हो रहा था। तब मैं बच्चे से बड़ा हो रहा था। कलम को स्याही में डुबा कर लिखा करता था। हमारे जमाने में भर्रो पेन चलती थी, जिसको स्याही में डुबा कर लिखते थे। कागज पर लिखे शब्द चमकते थे। गीली स्याही रहती थी, शब्द चमकते थे। शब्द उलटकर मृत पृष्ठों से चिपट जाते थे। एक दिन की बात है, गीले शब्दों को सुखाने के लिए मैंने स्याही सोख उठाया। एक ब्लॉटिंग पेपर आता था, उससे स्याही को सुखाया करते थे। तो एक दिन की बात है, गीले शब्दों को सुखाने के लिए मैंने स्याही सोख को उठाया। शब्द चीखे। अपने लिखे को निस्तेज कर रहे हो? शब्द चीखे। अपने लिखे को निस्तेज कर रहे हो? समझते हो कुछ? मेरी चमक खो जाएगी, मेरा वजन कम हो जाएगा, शब्द हल्के हो जाएंगे तो उसका असर भी कम हो जाएगा। और ये जब तुम बेरहमी से मुझे स्याही सोख से दबाते हो, मेरी सांसें थमने लगती हैं, दम घुटने लगता है। दर्द तो वही जानता है ना जो दर्द सहता है। अभी मुझ पर रहम करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे कागज में चमकने दो। मेरी नमी में अभी ठंडक है। शब्द बोलते हैं मुझसे कि मेरी नमी में अभी ठंडक है, मौसम को बदलने दो। ये शब्द हौले हौले गर्म होंगे, फिर आग बन के धधकेंगे। और जब ये झूठ हम मक्कारी को जलाकर खाक कर देंगे, तब जेब से निकालकर स्याही सोख को इन लपटों के हवाले करना। एक चुटकी राख निकालना, उससे अपने ललाट पर तिलक करना, फिर मुस्कुराना। तब तक चैन की सांस लेना, तब तक सब्र करो मेरे लेखक जी। वाह, बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता और। मुझे आदेश हुआ है नदी पर कविता लिखो। मुझे आदेश हुआ है नदी पर कविता लिखो। जैसा कभी गुरुजी कहा करते थे, गाय पर निबंध लिखो। घर में एक गाय थी, उसे रोज देखते थे। घर के पास एक नदी थी, उसे भी देखते थे। गाय नदी जैसी थी, सतत दूध देती थी। नदी गाय जैसी थी, सतत जल देती थी। भरपूर दूध पिया, पेट भर गया। भरपूर जल पिया, जी भर गया। अब गाय का दूध सूख चुका है, अब नदी का जल सूख चुका है। बेशक मैं अपराधी हूं, बेशक मैं अपराधी हूं, चाहे जो सजा दो, लेकिन मुझसे ये ना कहो कि नदी पर कविता लिखो या गाय पर निबंध लिखो। अब नहीं लिख सकता मैं, बचपन की बात और थी। क्या बात है, बहुत ही शानदार। कविताएं भी बहुत अच्छी लिख रहे हैं। तो कविताओं की भी एक किताब आ जानी चाहिए आपकी। पता नहीं, मैं मुख्य रूप से गद्य लेखक हूँ। कवि नरेश सक्सेना के प्रोत्साहन से मैंने कविता लिखना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा लिखो, तो उनके आग्रह पर, उनके आदेश पे लिख रहा हूँ। अभी कविता में मेरा दिल नहीं लगता, मेरा गद्य में मजा आता है। मुझे मेरा गद्य भी पद्य जैसा होता है। तो द्वारका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे इतना समय देने के लिए, अपने व्यस्त समय में से इतना समय निकाल करके मेरे साथ बातचीत करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को और मेरे तमाम मित्रों को, मेरे तमाम दर्शकों को ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपका पूरा व्यक्तित्व जो है वो प्रेरक है, क्योंकि आपने कैंसर से अपनी जंग जीती, आपने जीवन में संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया, आप लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, लोगों के को पॉजिटिविटी देते हैं, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा चयन किया इस इंटरव्यू के लिए, और अपने सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धैर्यपूर्वक इस साक्षात्कार को सुना और मेरी बातों को गौर से सुना।
बहुत 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 खुशी की बात है। धन्यवाद।